हाँ बच्चों, क्या क्या था लास्ट टॉपिक बताइए। सर हार्ड वाटर के बारे में क्या था, वो कोलैगन वाला। कैलगन। यस सर, आपने उसका स्ट्रक्चर बताया था। तो स्ट्रक्चर बताया था और ये बताया था ना कि शायद मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ क्या बनाता है। हाँ, और इट डजंट Na4 इंटरेक्ट यस विद सोप। है ना। ठीक है ठीक है यस ठीक है बच्चों। तो बच्चों दिवाली मनाई जोरदार। यस सही। पटाखे फोड़ पाए कि नहीं। हाँ बच्चों कि सारे आज ही फोड़ोगे। चलो स्टार्ट कर। बेटे कुछ बच्चों ने एक दो बच्चों ने डाउट्स कुछ भेजे थे तो मैंने कहा था कि लेक्चर के शुरू में एंड में पूछ लेना। एंड में पूछ लेना यार। ठीक है। देखो हार्ड वाटर के दो मेथड पढ़ेंगे फिर H2O पढ़े। वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो I feel sorry. I'm starting a day with hard water, with hardness. लेकिन अच्छे टॉपिक पे आते हैं जल्दी से। तो देखिए भाई। बाय। तो देखिए जियोलाइट्स होते क्या है, कोई आइडिया बच्चों। एनीवन हैविंग एनी आइडिया। बेटे जियोलाइट या परमिट बेसिकली सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, मतलब हाई मॉलिक्यूलर मास के भी हो सकते हैं। मैं सिंपलेस्ट बता रहा हूँ भाई। NaAl SiO4 जो सबसे कॉमन जियोलाइट यूज होता है भी है। और भाई सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है। और दिस इज एक्चुअली एन ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। तो अब देखिए करेगा क्या। बहुत ही सिंपल है वैसे, केमिस्ट्री तो भी मुश्किल। Na+ और AlSiO4- इस तरह से आयनाइज होगा। और ये क्या करेगा कि मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ वैसे ही इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देगा। तो दिस फॉर्म्स इनसॉल्युबल सिलिकेट। तो देखिए NaAlSiO4 और मैग्नीशियम+2 या फिर कैल्शियम+2। दोनों में Na+ आएगा और ये वही करेंगे फिल्टर्ड आउट। और पे यहाँ पे जो मतलब MgAlSiO4 ट्वाइस और ये दोनों जो फिल्टर्ड हुए इनको ट्रीट करा जाता है NaCl aqueous 10% ब्राइन सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ब्राइन भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, मतलब वापस से NaAlSiO4 ये रिसाइकल्ड, मतलब अब इसको एक्सेस में यूज करेंगे और यहाँ से Mg+2 कैल्शियम+2। ठीक है। तो ये परमिटेड और जियोलाइट मेथड है, मतलब ऊपर सिर्फ हेडिंग डाली है तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं परमिटेड और जियोलाइट मेथड। बच्चों थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो आज हो गया सर। पाएंगे, है ना। डन। एक सेकंड सर। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, मतलब नोट करते जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जब मत करिए, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश।
कम से कम हार्डनेस जब तक हम बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, ऐसे इम्पोर्टेंट मतलब कोई मुश्किल नहीं है, तो आप मेरे साथ लिखने की कोशिश कर सकते Yes, sir. Done. डन सर। Just a second, sir. हैं। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, और देखिए अगर आपका एक आधी लाइन छूट जाए ना तो उसके लिए आप मतलब ऐसे स्पेस छोड़ के आगे बढ़ सकते हो। Done, sir. तो ये हो गया। और भाई देखिए सिंथेटिक रेजोनेंस, और ये इसमें आयन एक्सचेंज रेजोनेंस यूज करते हैं भाई। निको सिंथेटिक, और ये दे आर होते कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड ही है, मतलब मुश्किल कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। बट कॉम्प्लेक्स ऐसे बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बिकॉज हाइड्रोकार्बन पार्ट बहुत बड़ा होगा, जैसे दिस इज मॉलिक्यूल्स with, मैंने लिख भी दिया है विद जाइंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क, राइट। और इसमें दो डाले जाते हैं, वे कैटायन एक्सचेंज रेजोनेंस, और कैटायन एक्सचेंज रेजोनेंस में ज्यादातर यूज करे जाते हैं हाई मॉलिक्यूलर मास के कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और वही हाई मॉलिक्यूलर मास के सल्फोनिक एसिड्स। तो देखिए रिएक्शन कुछ भी नहीं है, मतलब ये वही कार्बोक्सिलिक एसिड जो डाला है वो मैं इसे M+2 लिख देता हूँ। M+2 मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2, है ना। तो इसके साथ क्या होगा, RCO ट्वाइस M, और भाई 2H+ ही डिस्प्लेस होगा, और भाई ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा R, क्योंकि इतना बड़ा हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क है तो मतलब इसका सॉल्ट तो सॉल्युबल हो ही नहीं सकता। हमने क्या करा कि हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला जो कि एनी टाइम मतलब ऐसे बहुत ज्यादा वाटर सॉल्युबल तो है नहीं, है ना, और बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन है, मतलब नेटवर्क, तो H+ भी मतलब यहाँ से आएंगे, हम देखेंगे H+ को हम अभी बैलेंस करेंगे न्यूट्रलिटी के लिए, तो वो एनायन एक्सचेंज में आएगा। तो ये समझिए कि मतलब प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ भी। कार्बोक्सिलिक एसिड हाई मॉलिक्यूलर मास का मैग्नीशियम का सॉल्ट आ गया, एनीवे आर इतना बड़ा है ये इनसॉल्युबल ही होना। तो इसके साथ भी सेम, भाई RSO3 यहाँ से क्या होगा, सल्फेट सॉल्ट आ जाएगा M, और 2H+, ठीक है। तो और ये दोनों जो होंगे भाई इसको क्या करेंगे, वही फिल्टर आउट। तो भाई पहले इतना कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता Done, sir. Done, sir. डन। हूँ। सबने कर लिया बच्चों? Yes, sir. अब ऐसे ही एनायन एक्सचेंज रेजोनेंस भी डाले जाते हैं साथ साथ, क्योंकि वहां से कैटायन एक्सचेंज होगा, H+ आया, तो ये होता है RNH3+, OH-, बस कैच वही है कि R बहुत बड़ा होगा, है ना भाई, वेरी लार्ज, यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन पार्ट, और ये जो होगा ये भी M+2 के साथ रिएक्ट करेगा, और भाई सॉरी एनायन एक्सचेंज है ना, तो ये Cl- भाई के साथ Cl- कहाँ से आ गया भाई, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का काउंटर आयन होगा, है ना, काउंटर आयन और Mg+2 और Ca+2, और उसके साथ कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे RNH3+, Cl-, और
OH माइनस आएगा और वो मतलब सोल्यूशन का मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा। या फिर ये सल्फेट, फिर वो ये काउंटर आयन ऑफ बोथ, तो ये क्या होगा, RNH3 प्लस 2 S4 माइनस 2 और OH माइनस। ये इतने बड़े ऑर्गेनिक पार्ट के साथ कंपाउंड इंसॉल्युबल ही होना है और फिर दोबारा से फिल्टर्ड। ठीक है बच्चों, हाइड्राइड्स पढ़ी थी हमने ना, एक बार जरा कंफर्म करिए। Yes. Yes, sir. इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पढ़ी थी, जरा देख के बताइए। No, sir. No, sir. No, sir. बस आयनिक और कोवेलेंट हुआ था, आई थिंक सो। थोड़ा सा इंटरस्टिशियल क्या है बता देता हूँ, तो मुझे लगा कि शायद वो नहीं, तो ज्यादा तो है नहीं, तो करी चले ली गई है। Done, sir. Done, sir. ठीक है, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे कंसेप्चुअली, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स और basically they are hydrides of p block elements और भाई सारे नहीं बनाते, 7, 8, 9 do not form hydrides। कोई रीजन नहीं है बच्चों, डिफाइन बहुत स्ट्रॉन्ग। और ये समझ गया ना, ये मैंगनीज, आयरन और ये कोबाल्ट है ना। हाँ, तो मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट ग्रुप होते हैं, ये हाइड्राइड नहीं बनाते। और हाइड्राइड जो है दे आर नॉन स्टीशियोमेट्रिक। नॉन स्टीशियोमेट्रिक मतलब भाई जैसे पैलेडियम का 0.5 से लेके 1 काफी नोन है। और अगर आपको याद हो तो भाई यूज्ड इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। एक्चुअली जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है भाई, पैलेडियम जब एड्सॉर्ब होता है इसमें, तो पैलेडियम के हाइड्राइड बन जाते हैं कहेंगे भाई। और मतलब ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो होते हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और आपको पैलेडियम का कोई नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड दे दिया जाए, मतलब ये H, इसको मैं तो वो भी सही होगा, मतलब PDH 0.5 से 1, दिस इज यूज्ड इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसके अलावा भाई टाइटेनियम का होता है, टाइटेनियम का 1.7 नोन है और वेनेडियम का 0.56। तो इस तरह के नॉन स्टीशियोमेट्रिक हाइड्राइड होते हैं। ठीक है, अ, बस में एक ही बात इंपॉर्टेंट होती है कि भाई हाइड्राइड जब बनता है तो हम कहते हैं कि मतलब मेटल के जो मतलब स्पेसेस होंगे उसमें कुछ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई होता है। तो भाई कुल मिला के मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्राइड्स जो होती है, एक्चुअल सी बात ये वैसे भी डेंसिटी ऑफ मेटल से कम होती है। ठीक है, और भाई दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। भाई reduces alkene, alkyne, NO2, CHO, C डबल बॉन्ड N और CN एक्सेट्रा डाल देता हूँ। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का इतना ही बहुत है, इससे तो कुछ। तो ये कर लीजिए, फिर हम इसका हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स का लास्ट कंपाउंड देखते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। हाँ सर, वो टाइटेनियम एंड वेनेडियम वाला कंपाउंड भी हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। भाई कैसी बातें कर रहे हो, दोनों थोड़ी यूज करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। पैलेडियम यूज करते हैं तो साथ में टाइटेनियम यूज करते हैं क्या? नो नो, आई मीन अलग अलग, लाइक
लाइक नहीं जैसे पैलेडियम का हाइड्राइड यूज होता है वैसे पैलेडियम करते हैं, प्लैटिनम करते हैं, निकल करते हैं। पैलेडियम के साथ एक मतलब इंपॉर्टेंट बात होती है कि पैलेडियम नियरली अपने 38 टाइम्स वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब 1 लीटर का पैलेडियम का ब्लॉक 38 लीटर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं पानी क्या बताया। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मतलब जो मेटल का रोल है वो यही है कि मतलब ये इतना ज्यादा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगा, तो लाइक दे प्रोवाइड वेरी हाई एक्सपोजर ऑफ रिएक्टेंट्स टू ईच अदर व्हिच मैक्सिमाइजेस नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, एंड दैट इज व्हाई like hydrogenation then like it can take place, because hydrogenation is the thermodynamically favored reaction but is a kinetically unfavorable reaction। ये ऑर्गेनिक वाली बातें हैं थोड़ी सी। फिर इसमें हाइड्रोजनेशन तो बहुत कुछ है। फिर जो होमोजीनियस कैटालिसिस है, विल्किंसन कैटलिस्ट से मतलब बस नाम लिया होगा, तो उसके साथ मैकेनिज्म जो होती है उसमें मतलब पहले वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, फिर वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एल्कीन उसे कोऑर्डिनेट करता है मतलब ये रोडियम को, फिर वहां पे हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। तो वो अच्छी चीज है। वही हटा दूं ये? Yes, sir. Yes, sir, done. देवेश ने कुछ पूछा था, आपके बैच का ही है ना देवेश? भाई देवेश क्या पूछ रहे थे आप? हाँ सर, वो कोऑर्डिनेशन का डाउट था। क्या था, मैं भूल गया, एक बार जल्दी से बता दो। वो T2G ऑर्बिटल्स क्यों यूज करते हैं अगर D2 या D1 कॉन्फ़िगरेशन? देख, sp3d2 मैंने d ऑर्बिटल्स कौन कौन से यूज होते हैं अलग अलग हैबिटेशन में वो पहले बताया था आपको, अगर याद हो। हाँ सर, वो याद है, पर लेकिन मैं हाँ ऐसे ही सोच रहा था, आप बता, मुझे याद है कि वो बताया था आपने। हाँ और ना, कि ये यूज होते हैं ना ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, मतलब d ऑर्बिटल ऑक्टेट में यूज होते हैं। तो जब वो खाली है मतलब भाई ठीक है खाली है, मतलब समझ में आती है, दो एनर्जी के भी है, लेकिन ओरिएंटेशन वाइज ऐप नहीं है ना ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, समझ रहा है? हाँ सर, वो जैसे कि वो PZ का काम DXY या DYZ क्यों नहीं कर सकता, वो समझा नहीं। ओरिएंटेशन वाली यार, फिर मतलब ये तो मैंने बताया था उसमें शेप से, वो टूथपिक से बताया था, और दूसरे अलग से पूछना यार अपनी, है ना? उसके लिए तो मेरे को 2-4 मिनट लगेंगे बेटे, वो टूथपिक से समझाऊंगा दोबारा, ठीक है? तो एनीवेज याद रखना, मेरे को रिकॉल करना बेटे। देखिए साहब, ओके। तो देखिए इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो मैं मतलब ठीक से बताता हूँ और पूरा टेंशन के साथ देखिएगा। देखिए सबसे पहली बात जब आपको कंपाउंड में नोटिस करनी चाहिए, वो क्या टाइप है, वो सॉल्ट है कि वो एसिड है कि वो बेस है, यू नो, या ऑक्सो सॉल्ट है। तो H2O2 देखिए, इट इज ऑक्सी एसिड ऑफ peroxide O2 - 2 एनायन, मतलब हाँ है ना? और बेटे देखिए, अगर आपको कभी ऑक्सी एसिड बनाना है तो सिंपल सी बात है, उसके सॉल्ट का एसिडिफिकेशन एक प्रिपरेशन हो। जैसे मान लीजिए आपको HNO3 बनाना है तो नाइट्रेट सॉल्ट का एसिडिफिकेशन, H2SO4 बनाना है तो सल्फेट सॉल्ट का एसिडिफिकेशन, या फिर भाई HCl बनाना है तो क्लोराइड सॉल्ट का एसिडिफिकेशन, एंड सो ऑन। सो अब देखिए इसमें प्रिपरेशंस भी से शुरू करेंगे, और टाइप 1 है बाय एसिडिफिकेशन में। इसलिए देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, अगर मैं आपको प्रिपरेशन रैंडम बताऊंगा ना, ऐसे नोट मतलब पहले से बना के दे दूं या रैंडम बस लिखता जाऊं, तो आपको कभी रैंडम याद नहीं होंगी। तो देखिए ये बात समझिएगा कि हम ऐसे याद रखते हैं कि हमने H2O2 के प्रिपरेशंस को टाइप्स में डिवाइड कर लिया बाय एसिडिफिकेशन ऑफ peroxide salts। तो अब देखिए Na2O2 प्लस डाइल्यूट H2SO4 सोडियम पेरोक्साइड कोल्ड लिया जाता है, और भाई Na2SO4 प्लस H2, इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं बेरियम पेरोक्साइड लेके, उसमें भी वही सेम मतलब डाइल्यूट H2SO4 कोल्ड, और बेरियम सल्फेट और H2O2। बेटर इसलिए कि यहाँ पे वाइट पीपीटी वही आ गया गिरेंगे। लेकिन दिक्कत देखिए क्या होता है कि भाई हॉट वाटर और H2SO4 दे catalyzes decomposition of H2O2, मतलब टू वाटर एंड O2, मतलब ये H2O2 के डिकम्पोजिशन को कैटलाइज करता है। तो फिर लाइक वी ट्राई टू अवॉइड H2SO4। तो हम देखिए मतलब यहाँ पे एक बहुत बेटर मेथड आता है भाई, चलिए वो मैंने लिखा नहीं अभी, एक और लिख रहा हूँ। Na2O2 को H3PO4 से, तो H2SO4 को अवॉइड कर लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा Na3PO4 और H2O2, ठीक है? और इससे भी बेटर मेथड है PaO2 और H3PO4, यहाँ
यहाँ से क्या होगा, Pa3 PO4 whole twice plus H2O2 and this is a very heat PPT. देखिए किसी भी मतलब एसिड में soluble नहीं है, HCl dilute conc HNO3 dilute conc H2SO4 dilute conc किसी में नहीं है, जबकि ये तो फिर भी conc H2SO4 में डिसॉल्व होता है। तो एनीवेज और देखिए एक कमर्शियल प्रोसेस इसमें आता है, मर्क्स प्रोसेस, और मतलब एक्चुअली टाइप सारे सभी में वही है, PaO2 और भाई CO2 लिया जाता है, मतलब वही कमर्शियली वायबल है। CO2 और H2O से कार्बोनेटेड, मतलब ये कार्बोनेटेड वाटर, और यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट का PPT आ जाएगा और H2O2 आ जाएगा। तो देखिए ये हमने टाइप 1 प्रिपरेशन देखा। अब टाइप 2 है इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसकी तरफ जाएंगे। Done, sir. सर मर्क्स प्रोसेस टाइप 1 का ही पार्ट है। हम्म ओके सर। भाई CO2 प्लस H2O क्या है, एसिड है? यस सर, कार्बोनिक एसिड। हम्म और ये पेरोक्साइड सॉल्ट है, तो सॉल्ट प्लस एसिड। बच्चों यस, Done, sir. Yes, नो sir. वन नो वन रिमेन्स ना। चलिए, अच्छा एक बच्ची ने मेरे को डाउट पूछा था, मतलब क्या नाम था यार, मैं भूल गया, NAPGC 1-2 के। और हम्म बच्चों देखो, आप व्हाट्सएप जो करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ यार, मैं इतने सारे ग्रुप्स में हूँ ना, मतलब पेज के ही थ्रू, कि मतलब एक बार मतलब आपका व्हाट्सएप आया, 10 मिनट अगर नहीं देखा मैंने, तो वो बहुत नीचे स्लाइड कर जाता है। कि बैचेस में नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारे बैचेस में हूँ मैं ओल्ड के, तो मतलब इट गेट लॉस्ट तो आप अभी अगर कुछ था तो बोल दो, एक मतलब ऐसे छोटा मोटा डाउट है तो बता दूं। ये टाइप 2 इलेक्ट्रोलिसिस, और ये मतलब इसमें देखिए फर्स्ट है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्केस्टोफोर, 50% और अबव। जब हम ऐसे परसेंटेज लिखते हैं तो स्ट्रेंथ की ही बात कर रहे थे। सॉरी, इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो भाई और इसमें देखिए मतलब ऐसे तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है भाई। H2SO4 आयनाइज होगा भाई HSO4 माइनस और H प्लस में, एट कैथोड 2H प्लस H2, और एट एनोड H2S2OA प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये यहाँ पे H2S2H जो है, इसके डाइल्यूशन से डाइल्यूशन इट कन्वर्ट्स टू H2SO4 और H2O। लेकिन दिक्कत इसमें यही है कि H2SO4 आ रहा है, तो देखिए इसके अलावा इससे बेटर मेथड लिया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अमोनियम बाइसल्फेट। मतलब सेम है, यूजिंग इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, कॉपी कर दीजिए। Done, sir. Done, sir. डन सर। ओके,
डन सर। तो इसमें देखिए भाई सिमिलर है, मतलब ऐसा कुछ अलग यहाँ पे ये ऐसे साइनाइड होगा, और आप H प्लस ले सकते हैं, H3 प्लस ले लें, वो एक मतलब सबको समझ में आता है केवल, डजंट मेक मच ऑफ इट। एट कैथोड भाई ये H2 हो रहा होगा, और भाई एट एनोड NH4SO4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, H2O8, तो यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए एक ही बात, ये, और फिर इसको NH4 ट्वाइस S2O8 पे यहाँ पे डाइल्यूशन। तो इसमें देखिए इस बार क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा, अमोनियम सल्फेट H2O, ठीक है। और कोई प्रिपरेशन जो आपने मतलब पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक में शायद पढ़ी हो, पांडे ने शायद पढ़ाई हो। हम्म, नहीं, देखिए बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी यही है और फिनॉल्स में आती है, 2 एल्काइल एंथ्राक्विनॉल, तो ये 2 इथाइल लिया जाता है, वैसे मैंने 2 एल्काइल लिख दिया जनरल, तो ये और कमर्शियली लिया जाता है 2 इथाइल, बट ऐसे कुछ खास इफेक्ट नहीं है एल्काइल ग्रुप का, वो कमर्शियल रिएजेंट है बस इसीलिए। तो देखिए मतलब भाई होता क्या है, OH और ये OH और ये R, तो O2 ऐसे ऐसे कोई मैकेनिज्म नोन नहीं है, क्योंकि रेडॉक्स है, भाई बहुत सारे रेडॉक्स मैकेनिज्म जो थोड़े फास्ट होते हैं, तो भाई फ्रॉम एयर, भाई So ये यस बेटा, this is type 3 or type 2 का third part. मेथड 3, Okay, sir. Thank you. थैंक यू। तो ये R और E ऑक्सीडाइज होगा H2O, तो यहाँ पे भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूस हो रहा है O22 माइनस। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, एंड दिस इज 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोन, तो ये अपने ऑर्गेनिक के नोट्स में डाल देते हैं ना, ऑर्गेनिक के भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Noted, sir. पढ़ा दो बच्चों। यस सर। सर आपने बोला था कि H2SO4 के साथ इट्स नॉट प्रेफरेबल बिकॉज H2O2 के साथ H2SO4 भी बन रहा है, बट इस रिएक्शन में भी कुछ ये बाय प्रोडक्ट बन रहा है ना NH4 2SO4। तो ये नहीं करता ना कैटलाइज, मतलब यही है, H2SO4 करता है, मतलब तुम SO4 कॉमन लेके उसको मत देखो, सिर्फ SO4 देख रहे हो, वो H2 जो है ना वो भी इंपॉर्टेंट ओके सर। है, जो सॉल्ट है वो एसिड है, दोनों के एक्टिविटी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बच्चों उड़ा दूं। यस सर। यस सर। अब लाइक 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन जो बना है, कितना बना है, हम्म, तो इसको अगर हम सोडियम एमलगम प्लस वाटर
और अल्कोहल और फिनॉल से रिड्यूस कराएं तो वापस से वही आ जाएगा गिरेंगे। या फिर इसको हम भाई सोडियम बोरोहाइड्रेट से करा सकते हैं, एलाइलिक फोर, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2 और पैलेडियम या निकल जो भी है, रेने निकल सब कुछ आ जाएगा। मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी डिटेल्स में नहीं, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ाई गई होगी आपको। तो ये वापस से रिड्यूस होता है भाई इसमें, और ये मतलब ये रिसाइकिल कर इट इज टू एंड अब भाई इसको मतलब इथाइल से कर सकते हैं, मतलब वैसे जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इथाइल से है। फिर लिख देता हूँ कि 3 बार रिएक्शन लिखोगे तो शायद याद हो। OH ऐसे ही फिनॉल में या फिर अल्डिहाइड कीटोन में टेकन रिएक्शन पढ़ी थी क्या तुमने? 3 ईयर वालों ने नहीं पढ़ी थी तो मैंने आपके बैच में पढ़ाई क्या पढ़े ने? टेकन DAKIN, टेकन कंडेंसेशन और टेकन रिएक्शन। बच्चों कॉपी कर दीजिए, बताइए आया ना, पढ़िए ना। भाई इतना तो बता दो कम से कम, पढ़िए रिएक्शन नहीं याद है। ऑर्गेनिक के नोट्स पढ़े हो तो कोई छोटा सा रिएक्शन लिख के बता सकते शायद यार। में आएगा, H2 की प्रॉपर्टीज में आएगा तो वो मतलब शायद आपको याद है। बच्चों कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब देखिए H2 का प्रिपरेशन में इतना ही है। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। क्या जानते हो बच्चों H2 के बारे में? जो भी जानते हो बताओ जल्दी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटे। और इससे मतलब और बेसिक, ये तो रिएक्शन पे जा रहे हो आप, मैं समझ गया बात आपकी। और आएंगे उस पे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसमें आएंगे। ये देखो एक आपने सबने शायद सुना होगा, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना? मतलब एक ओपन बुक में से ये है तो फिर HOOH ऐसे करके मतलब बन रहा होगा भाई, HOO और ये H। और देखिए मतलब एक्चुअली ये तो खैर छोड़िए वो, मतलब जो मतलब इसका विजुअलाइजेशन इसमें ओपन बुक में वो तो जाने देते हैं, वो तो इतना कुछ खास है भी नहीं केमिकली। मेन बात ये है कि जो वो ओपन बुक फॉर्म आप देखते हैं भाई, H2O2, तो ये दो लोन पे रहेंगे, वो गॉश फॉर्म होता है। मतलब भाई ये ऐसे, दिस इज भाई गॉश कन्फर्मर, बताया पांडे ने कंफर्मेशन। हाँ यस सर। क्या है इसमें, क्यों होता है बताओ? हम्म भाई एंटी अडजस्टेबल होना चाहिए ना, लोन पेयर ऑपोजिट होंगे तो अच्छा नहीं होगा। लोन पे सो कुछ एंटी बॉन्डिंग का तो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कह रहा है ये? सर हाइपर इफेक्ट कहते हैं ना इसको। सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई अब इसे एक वर्ड ऐसे रट्टा नहीं मार सकते कि एंटी बॉन्ड, कौन से एंटी बॉन्डिंग, कैसा एंटी बॉन्डिंग, क्या एंटी बॉन्डिंग? भाई देखिए मैं बताता हूँ, ये लोन इट्स पेयर क्या। हाइपर इफेक्ट विद द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा कुछ सर ने लिखवाया था। अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए इधर यहाँ पे क्या होगा, इसका जो बैकलोब है मतलब ड्यू टू ओवरलैप ऑफ भाई हमारा लोन पेयर कैरिंग नॉन बॉन्डिंग sp3HO प्लस भाई OH सिग्मा
ABMO। यहाँ पे ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसको बोलते हैं सेकेंडरी ओवरलैप। मतलब किसी भी केस में, मतलब ऐसे बहुत केसेस हैं, N2H4 है, बहुत बहुत सारे केसेस हैं। तो और ये सब परऑक्सी के लिए सही है। मतलब आपको कहता हूँ भाई, अराउंड ऑल परऑक्सी linkages Gauss conformation is most stable और Gauss conform है most stable conform। तो भाई सेकेंडरी ओवरलैप बहुत सारी और जगह भी होता है। तो ये पहले कॉपी कर दीजिए जल्दी से। That's a copy. Wait, sir. Done, sir. बड़ी जल्दी कर ले भाई। और कहाँ कहाँ होता है गॉस ज्यादा स्टेबल? गॉस इफेक्ट करके कुछ पढ़ा है? Yes. Yes, sir. Yes. कहाँ 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 होता है बताइए। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बार बार कौन बोल रहा है ये बेचारा। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किसी ऑर्बिटल का ओवरलैप नहीं होता, आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सर H2F2 में भी होता नहीं बेटा, H2F2 में नहीं होता। H2F2 में भाई H2F2 H बॉन्डेड है, मतलब वो कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं है। छोड़ो यार आपको कुछ याद नहीं है। कोलाइंस वगैरह बहुत सारे केसेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केसेस। तो ठीक है, खैर मैं वो सब पे नहीं आऊंगा अभी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ H बॉन्ड्स अगर हम बात करें तो इसके दो लोन पेयर से 2H अट्रैक्ट होंगे, 2 लोन पेयर से 2H, तो ये 6 बना सकता है भाई। मतलब ये 4 बना सकता है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रॉन्गर इंट्रा H बॉन्डिंग, इंटर H बॉन्डिंग, इंटर H बॉन्डिंग। और भाई इसीलिए H2O2 और H2O में इसका BP ज्यादा होता है भाई, MP ज्यादा होता है। इट इज ए थिक viscous liquid, मतलब thicker than water at least भाई। मतलब viscosity देता होता है और heat of vaporization, ये सब ज्यादा। ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ H2O2 ज्यादा एसिडिक है वाटर से। और pK वैल्यू याद होनी चाहिए 11.7 और 15.74। और भाई H2O2 के बारे में अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस देखें, बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो देखिए HOO माइनस और OH माइनस में ये वीकर बेस होगा। बट न्यूक्लियोफिलिक, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, मोर न्यूक्लियोफिलिक ड्यू टू अल्फा इफेक्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी का। और भाई इसके अलावा देखिए H2O2 एसिडिक है, बट मैंने शायद बताया भी आपको, टर्न्स ब्लू लिटमस क्या होगा, वाइट, रेड नहीं करता भाई, ड्यू टू ब्लीचिंग इफेक्ट ओवर लिटमस पेपर। और ये इफेक्ट जो होता है, दिस इज कॉमन टू ऑल peroxy acids एंड HOX। HOX के साथ भी ब्लीचिंग का, जैसे क्लोरीन के साथ थोड़ा इशू आता है, बट मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ आता है। आप peroxy एसिड भी लिख लो। तो
क्योंकि मैंने अभी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे जा रहे हो, मैं रिएक्शन की बात हुई, केमिकल प्रॉपर्टी, मैं बेसिक स्ट्रक्चरल ये सब चीजें बता। प्लीज मेक इट फास्ट जनता। कर लिए बच्चों? Yes, sir. अब भाई लिख लीजिए, मतलब थ्योरी पर लिखिए। अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट और मेटल्स, ब्रैकेट में लिखिए कॉपर एजी, एयू, प्लैटिनम, कॉपर एजी एयू प्लैटिनम, कॉमा ग्रुप 1 मेटल्स और MnO2, आयरन प्लस टू, और वही H2SO4, dilute H2SO4 catalyzes decomposition of H2O2, catalyzes decomposition of H2O2। और देखिए ग्लिसरॉल और यूरिया, ग्लिसरॉल और वही H3PO4, ये स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं। They are stabilizers for H2O। इसके अलावा देखिए भाई यूवी लाइट जो है वो कैटलाइज करती है, इसीलिए भाई इसको हम ग्लास बॉटल्स में स्टोर नहीं करते हैं भाई। और वैक्स कोटिंग कर देते हैं ग्लास बॉटल पर, इसमें H2O2 स्टोर करना है, ठीक है। और भाई ये बात हो गई। तो अब देखिए रिएक्शंस पे आते हैं, और सबसे पहले सिंपलेस्ट रिएक्शन, एकदम सिंपल तरीके, H2O2 एज एन एसिड। तो देखिए एज एन एसिड भाई अगर किसी की रिएक्शन देखते हैं तो एल्कली NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, और सोडियम कार्बोनेट के साथ करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और भाई Na2O2 यहाँ पे BaO2। देखिए मतलब ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, मुश्किल नहीं है, मेरे साथ साथ कॉपी करना CO2, और सब में कॉमन प्रोडक्ट होगा वाटर। जल्दी Noted, sir. Wait a second, sir. 1 second. Done, sir. Yes, sir. Done.
अब ये कर ली रिडॉक्स रिएक्शंस पे आते हैं। और ये देखिए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, और देखिए यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कैन बी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग, है ना, मतलब भाई और रिड्यूसिंग बोथ, मतलब ऑफ कोर्स एक साथ तो कोई हो नहीं सकता, तो वैसे सिली चीज मत पूछिएगा, एम्बैरस मत करिएगा अपना। तो इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, मतलब इसका मतलब क्या है कि कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग नेचर वही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और कैन बी रिड्यूस्ड ऑल्सो, और जब रिड्यूस हो रहा होगा तो वही दूसरा कोई ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग नेचर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, और भाई ठीक है, अब देखिए मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन है एज एन ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो भाई दो मीडियम में एक्ट करता है, इन एसिडिक मीडियम, और भाई ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, H2O2 एसिडिक मीडियम है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गोस टू भाई 2H2, ठीक है, और ई नॉट याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, ये आता है, और बेसिक मीडियम में H2O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को कुछ गिरा है क्या? ये आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे मैं देखता हूँ एज ए रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह से एक्ट कर सकता है, फिर पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्शन देखेंगे, फिर रिड्यूसिंग एजेंट। एक सेकंड से, एक सेकंड। हो गया यश? यस सर। तो देखिए एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और फिर वही है एसिडिक मीडियम, तो देखिए यहाँ पे H2O2 2H प्लस और O2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन देगा, और इन बेसिक मीडियम H2O2 प्लस 2OH माइनस goes to H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए कुल मिला के मतलब जब भी H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है तो we gets oxidized to oxygen, और H2O2 as an oxidizing agent gets reduced to water और OH minus, ठीक है, और भाई अब हम पढ़ने जा रहे हैं H2O2 as an oxidizing agent, और भाई यस करिए जल्दी। That's
कर रहा हूँ तो Sir, Done, sir. Sir, can you just show that page for a minute? I'll take screenshot. just Done, sir. ये अब देखिए मतलब फर्स्ट है ऑफ कोर्स एसिडिक मीडियम से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई फिर भी लिख देता हूँ जनता फूड प्रयोग इन एसिडिक मीडियम और फर्स्ट इज लाइक फेरस सॉल्ट और फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स टू फेरिक सॉल्ट और फेरीसाइनाइड ये जे एडवांस में एक बार नहीं मल्टीपल बार पूछा गया ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स तो देखिए फेरो को फेरी में करता है एंड बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि फेरी को फेरो में करता है बेसिक मीडियम में मतलब ये आयरन के साथ आयरन +2 के साथ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और फेरिक के साथ बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या है बहुत सिंपल है FeSO4 प्लस अब देखिए ये रिएक्शन रट्टा नहीं मारना है कंसेप्चुअली मतलब हम ऐसे इसे H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेरस के साथ तो ये क्या होगा वही FeSO4 से Fe2SO4 होल थ्राइस बनेगा और एक बात और समझिए कि जब भी अस सॉल्ट से इक बना रहे हैं कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है बच्चों बढ़ रहा है भाई है ना Yes, sir. एनायन रिक्वायरमेंट क्या होगी बढ़ेगी FeCl2 से मान लो FeCl3 बन रहा है तो Cl ज्यादा चाहिए तो ज्यादातर देखिए 99.99999% भाई जो अस से एक का ऑक्सीडेशन होता है वो जो एनायन है उसके एसिड के प्रेजेंस में होता है अगर एसिडिक मीडियम है मतलब मान लीजिए FeCl2 से कर रहे हैं तो वो किस में होगा भाई उसके लिए HCl ले लेंगे आप समझ रहे हो एंड सो ऑन तो FeSO4 का ऑक्सीडेशन होना है तो भाई H2SO4 के प्रेजेंस नहीं होगा H22 से तो Fe2SO4 होल थ्राइस और प्लस ये क्या होगा खुद रिड्यूस होगा वाटर में तो ऐसा कोई रट्टा नहीं है रिएक्शन मतलब भाई लॉजिकली हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं भाई यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं और फेरोसाइनाइड सॉल्ट है K3Fe और K2SO4 और H2O ठीक है भाई और मैं जो बात बोल रहा था मैं लिख भी देता हूँ कि फेरस सॉल्ट और फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स इसके साथ H2O2 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा और क्या मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये है ना कोई एग्जाम नहीं है इसमें नहीं पूछा गया है मल्टीपल टाइम्स और फेरीसाइनाइड कॉम्प्लेक्स और इसके साथ H2O2 बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट होगा ऐसी मैग्नीज के साथ भी एक केस है तो वो भी मैं लिखूंगा और उसमें थोड़ा डिफरेंस है तो कॉपी कर लीजिए Done, sir. Done, sir. तो अब देखिए मैग्नीज में क्या होता है कि Mn+2 H2O2 इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और Mn+4 बनता है और H2O2 एसिडिक में इस बार उल्टा ये हो गया मतलब कि 80 बेसिक में हो रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट इंटरैक्ट
रिएक्शन देखेंगे हम BMN के साथ, ठीक है। तो ये हुआ फेरस के साथ। अब दूसरा केस देखिए भाई, I2 विद एसिडिफाइड KI। अब बेटे देखिए इसमें ये समझिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है। रिड्यूसिंग एबिलिटी मैंने आपको वैसे मल्टीपल टाइम्स बता दिया अभी, अब तो मतलब ये याद हो जाना चाहिए। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये ऐसे होता है एंड दिस इज मोस्ट रिड्यूसिंग, हमने कई बार बात करी है। तो अब देखिए भाई, कभी भी मतलब अगर हम KI एसिडिफाइड ले रहे हैं तो वो डाइल्यूट H2SO4 से एसिडिफाइड नहीं हो सकता, आप समझ रहे हो? क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 तो इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, वेरी गुड। तो ये हमेशा भाई नॉन रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, तो प्रेफरेबली भाई एसिटिक एसिड बहुत बार लिया जाता है, या H3PO4 या पॉलीफॉस्फोरिक एसिड ले सकते हैं, और भाई कोई भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लिया जाता है। तो जब भी KI एसिडिफाइड है वहाँ पे H2SO4 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब अगर होगा तो ऑक्सीडाइज कर देगा उसको। तो KI प्लस CH3COOH। मैंने ये भी बताया आपको कि देखिए इसमें सडनली एसिटिक एसिड क्यों ले लिया, तो जहाँ भी रीजनिंग है वो बताऊंगा आपको, समझ रहे हो? कोई रिएक्शन में रीजनिंग नहीं है तो मतलब उसको कुछ नहीं कर सकते। तो एनीवेज मतलब भाई हम स्टार्च सोल्यूशन लेंगे, और भाई CH3CO ओके, मतलब पोटेशियम एसिटेट, और भाई H2O, और यहाँ पे I2 रिलीज होगा, ठीक है। तो इस केस से मतलब भाई I2 बनेगा तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लू ब्लैक सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये बायोमोलिक्यूलर पढ़ा दिया पढ़ने ने, No, sir. शायद बात है इसकी कि स्टार्च के साथ क्यों करा जाता है, पूछेगा कि आयोडीन और स्टार्च का क्यों करा जाता है, या बायोमोलिक्यूल चल रहा होगा, अदरवाइज नहीं सर पता। बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, आपने एक बार बताया सर। ड्यू टू इंटरहेलिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब एक अमाइलोज के साथ। तो अब अमाइलोज वगैरह के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। स्टार्च में अमाइलोज होता है, Okay. अमाइलोज होता है, तो उसमें स्टार्च का मतलब ऐसे जब स्टार्च पढ़ोगे तो मैं बताया जा सकता है। सर आपने CH3COH के बारे में क्या बताया? नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है भाई अच्छा ओके सर, बच्चों, उसके अब ये होता है ना, उसके बच्चों वो नहीं, उसके बाद आपने रिएक्शन लिखते हुए कुछ बोला था। ओके बेटे यही बोला था। ओके बच्चों कर दिया सबने, Yes, sir. नोबडी Yes, रिमेन्स, sir. No. ठीक है। अब देखिए बेटे, जब भी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो हमेशा KI तो कैंडिडेट हमेशा होना है। अब ऐसे कॉमन मतलब वही सबस्ट्रेट्स हैं, जैसे H2S है, तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसके साथ रिएक्शन पढ़नी है, आप समझ रहे हो? तो वही H2S के साथ देख लेते हैं। तो H2S को अब मैंने आपको बताया भी है कि H2S जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, सल्फर सल्फर और H2O, भाई येलो और एम्बर PPT, एम्बर कलर्ड ऑफ कोर्स, और बहुत सॉल्यूशन डिल्यूट करी जाए तो वाइट टर्बिडिटी भी आती है, ठीक है। भाई H2S हो गया। इसके अलावा भाई एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड को H2O2 ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैकेनिज्म लिख सकता हूँ लेकिन अभी मैं लिखूंगा, ऑर्गेनिक में आता है भाई MECHO, और पढ़ा भी होगा ये तो, जैसे इसको क्या होगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। और भाई अब आते हैं N, So RCOH plus H2 होगा ना अपने O2 के लिए. अरे बाप रे मैंने बचा लिया यार, दुनिया Okay. खत्म हो जाती भाई अगर 2 मिनट और नहीं बोलते। एनीवेज मतलब वो ये प्रिंटिंग एरर बोलते हैं बच्चों, है ना, इसको समझना। तो एनीवेज अब आते हैं न्यूट्रल मीडियम में,
और देखिए मतलब जब भी H2S देख रहे हैं तो मेटल सल्फाइड भी वहां पे देखेंगे ऑक्सीडाइजेशन के साथ। तो देखिए आयनिक सल्फाइड प्लस H2O2, तो यहाँ पे भाई सल्फेट में कन्वर्ट होता है और भाई वाटर, ठीक है। तो जैसे देखिए PbS है, ब्लैक होता है, येलो, ये बताया भी था कि LMCT की वजह से मतलब कलर था यहाँ पे, लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ZnS ले सकते हैं। तो देखिए H2O2 यहाँ पे PbSO4 वाइट, और एक छोटा सा नोट लिखवा दूंगा मैं कि लेड ऐसे दे देते हैं कि लेड आर्टिकल्स है, अगर कुछ भी लेड का कुछ है तो उस पर ब्लैक स्टेन आ गए तो वो किससे रिमूव करे जाए, तो H2O2 से रिमूव करे जाते हैं क्योंकि ये वाइट होता है PbSO4। यहाँ पे CdSO4, ZnSO4 और वही H2, ठीक है, सब में कॉमन। तो जनता, यस, एक सेकंड सर। हाँ मतलब हाँ मैं प्रेशर बना रहा हूँ बस थोड़ा सा कि भाई जल्दी कर लो ऐसा। आई अंडरस्टैंड, 2 मिनट लगे। Done, sir. यस सर। 1 minute. सर ZNS का कलर क्या हो? वाइट होता है, लिखा है। ओके डन सर। डन सर। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आइट्स टू एट्स। सर नोट्स। अच्छा सर वो और लेड वाला नोट। हाँ लिख लीजिए कि भाई मतलब ऐसे अपने आप भी लिख सकते हैं आप कि भाई ब्लैक स्टेन्स ऑन लेड आर्टिकल्स आर जनरली रिमूव बाय H2O2 और बाय ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन और बाय ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। on lead article था। भाई को कुछ बोलना था, भाई ने बोल दिया। क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, लेड क्या बोला? आर्टिकल के आगे क्या था? लेड आर्टिकल्स के ब्लैक स्टेन जो होते हैं वो H2O2 या ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन से निकाले जाते हैं, ठीक है बेटे, थैंक यू। लिख लो ऐसे। हाँ भाई आइट्स टू एट्स देखिए, और भाई H2O2 प्रैक्टिकल्स के लिए जाना शुरू कर दिया आप लोगों ने? No, sir, सर it इस will वीक start हमारा this week. प्रैक्टिकल नहीं है। टुमारो सर। टुमारो सर। अच्छा, शुक्ल है। टीयर वाले बच्चे गए थे, मतलब वो फोटो वोटो भेजे उन्होंने मेरे को वेदांग और उसने, क्या नाम है उसका, पार्थ शाह, मतलब ये दोनों बहुत ही बड़े वॉरियर हैं हमारे। तो पार्थ शाह ने मेरे को भेजा कि सर देखो हम दोनों एक साथ आपको ढूंढ रहे थे मैंने कहा भाई चलिए देखिए आप, NaNO2 बेटे मतलब बहुत सिंपल रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है बेटे, मतलब रट्टा मतलब ऐसे इन पर्टिकुलर इसको रट्टा मत मारिएगा कि एक एक करके, आइट्स टू एट्स, तो नाइट्राइट से नाइट्रेट, सल्फाइड से सल्फेट, आर्सेनाइड से आर्सेनेट, Na3 ASO4, स्टेनाइट से स्टेनेट, और सब में क्या आएगा, वाटर आ जाएगा, करेंगे। और इसके अलावा मर्क्यूरी को ऑक्सीडाइज करता है भाई HgO प्लस H2O, और भाई ये आ गया न्यूट्रल मीडियम में। अब इन एल्कलाइन मीडियम भाई पहला फेंटन्स रिएजेंट सुना ही होगा, Fe4, और मैकेनिज्म पता है कैसे ऑक्सीडाइज करता है? नहीं तो वो नहीं बता। चलिए पहले के लिए बताता हूँ। डन सर।
Done, sir. 1 minute. Done, sir. हम्म इतना बड़ी स्लो लिख रहे हैं आप, इतना स्लो लिखेंगे तो चलिए। देखिए बेंजीन को ऑक्सीडाइज करता है FeSO4 H2O2 फिनॉल भाई 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड और 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन और अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को 1,2 और 1,2 डाइकीटोन और देखिए मतलब एक्चुअली मेटल आयंस जो होते हैं वो रेडिकल फॉर्मेशन में मतलब रेडिकल काफी जगह रेडिकल के सोर्स होते हैं, जैसे कॉपर भी होता है मतलब कई जगह मतलब ArN2+ के साथ कॉपर साइनाइड का रिएक्शन है तो यहाँ पे आयरन प्लस टू रेडिकल इनिशिएटर की तरह act करता है तो देखिए ये हाइड्रोलाइज होगा और यहाँ पे क्या आएगा HO- और ये क्या होगा HO+, तो HO+ तो बनेगा नहीं क्योंकि मतलब वो हाईली अनस्टेबल है तो HO रेडिकल बन जाएगा और आयरन क्या होगा +2 से +3 उसके बाद बेंजीन HO रेडिकल मेरे साथ साथ लिख दीजिए ऑर्गेनिक की चीज है ये और यहाँ से फिर H होगा होमोलाइज होगा ये और फिनॉल H2O ठीक है तो प्लस H2 ऐसे ही CH2OH जब भी रेडिकल किसी मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है तो लोअर वैलेंसी के एटम से कंबाइन होता है और अगर लोअर वैलेंसी के 2 हो तो स्टेरिकली ओपन जो होता है उससे कंबाइन होता है तो ये आएगा H2O और फिर ये यहाँ से CH डबल बॉन्ड सिंपल सा मैं कहता हूँ कोई मतलब मुश्किल मैकेनिज्म भी नहीं है भाई HO रेडिकल जैसे टेकन वगैरह का तो मैकेनिज्म से लोग अवॉइड कर देते हैं ये तो एकदम सिंपल ये H2O ये ऐसे और C डबल बॉन्ड तो ठीक है जल्दी से Done, sir. कर लिया है हमने Yes. Correct. अब देखिए डेकन रिएक्शन लिख ही देता हूँ क्योंकि वो भी इसी कैटेगरी में आता है बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो बताइए पढ़ा है कि नहीं इसमें देखिए ये कार्बन जो है अगर इसको देखें जिस पर कार्बोनिल है तो ये पहले कार्बन से अटैच था वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो ये दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड ठीक है तो दिस इज p हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन टू हाइड्रोक्विनोन मतलब ऑक्सीडाइज करा है बच्चों ये? No, sir. क्या बात बड़ी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो मैं थोड़ा मैं उतना डिटेल में तो नहीं बताऊंगा इतना ऑर्गेनिक में पढ़ा है
ये इसमें काइनेटिक्स ऑफ डेकेन, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मतलब डेकेन अपने आप में बड़ी चीज है और नहीं करा है, इसीलिए करा भी दे रहा हूँ। ये पांडे ने ओवरलुक करा है तो मैं नहीं करूँगा भाई। डेकेन देखिए पहले ये मतलब आएगा, और हाइड्रो पेरोक्साइड वीकर बेस है, हाइड्रो पेरोक्साइड। और दिस इज, मैंने बताया भी था कि दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन OH माइनस। ठीक है भाई, वही बार बार याद हो जाए इसलिए लिख रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, और अब आप चलो ये ले OH, और भाई यहाँ पे OH माइनस, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्ट पे, यहाँ से क्या आएगा CrO माइनस OH। शायद तो इसको भी आयनाइज करा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बेटर है आपकी बेसिक मीडियम में तो आयनाइज करा लीजिए, वोंट मेक मच ऑफ डिफरेंस। और अब क्या होगा देखिए भाई, ये इधर, और OH जो होगा भाई, ये पेरोक्सी बॉन्ड तो टूटेगा ही, तो इसको भी छोड़ दीजिए। पहले पेरोक्सी बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या होगा, ये डिपार्ट करेगा। नाउ O प्लस कैन नॉट बी फॉर्म, यू नो। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि O प्लस बन रहा हो, तो कोई ना कोई ग्रुप बॉन्ड पेयर के साथ माइग्रेट करता है। और एराइल, देखिए ये बात समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इस ग्रुप का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ग्रुप जो होगा भाई, ये इस पर इस तरह से माइग्रेट होगा। इस रिएक्शन में 2 RDS होते हैं, ये भी RDS होता है, ये भी RDS होता है। और तो यहाँ से मिलेगा क्या देखिए भाई, RCO और ये OH, और दिस इज भाई एराइल, मतलब एस्टर इंटरमीडिएट। और उसके बाद भाई हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो यहाँ पे भाई तुम्हारा बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं HO माइनस के साथ ही, मतलब इसी में हो जा रहा है, मतलब NaOH के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, O माइनस, और ये O माइनस, और फिर इसको H3O प्लस से हाइड्रोलाइज करेंगे तो HO, और ये OH। देखिए लिख दीजिए जल्दी। This aryl alkanoate intermediate, तो ये काइंड ऑफ पेयर विलेजर का भाई है। तो अगर आपको याद हो, पेयर विलेजर में सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग हुई थी। यस सर, उसमें भी माइग्रेशन ही होता है ना सर? यस, उसमें भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन, मतलब वुड भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन पे जा रहा होता है, मतलब स्टिल ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा ही नहीं, वुड भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब ना जो होने वाला था, तो ग्रुप बॉन्ड पेयर के साथ माइग्रेट करता है। बहुत सारी रिएक्शन में होता है, बेकमैन में नाइट्रोजन के अराउंड होता है, देयर टिशेंको में होता है, मतलब MPV में होता है, मतलब बहुत सारी जगह होता है। कॉपी वगैरह तो बताइए जनता। हम्म, कर लिया हमने जनता। Yes, sir. ये देखिए एक बड़ी अच्छी बात होती है कि बहुत बेसिक है एल्डिहाइड कीटोन का। भाई इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मतलब CHO OH और CHO OH। तो मैं इसे COR भी ले सकता हूँ, CHO भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन हो। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, बता सकते हो? First one,
Greater than second one. मेरे देखिए दो चीजें हैं, एक ये है एक ये है, तो एक आंसर होगा फर्स्ट वन ज्यादा, एक आंसर होगा ये ज्यादा, तो दो ही तरह के आंसर है। आपका रीजन बताइए अगर आप कोई आंसर बता रहे हैं। इट्स 2C1 वेज है मतलब करने के, सिंपल। यस बेटा, तो फर्स्ट वन जो ज्यादा कह रहा है वो क्यों? रीजन नहीं। The second one is greater than first one. सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, तो रीजन सर कोई रीजन भी ये हो है कि वो पैरा पोजीशन पे OH और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है। नहीं सर, और यहाँ पे सर मेटा पे तो सर वो चिपके हुए ना, जो नजदीक है ना सर। चिपके हुए हैं, देख रहे रीजन देख रहे हैं। ये कितना हाई लेवल रीजनिंग है, ऐसा लग रहा है सीधा मॉरिसन बॉयड से सेकंड निकल वाले का छोड़िए यार, आपको कोई सेकंड आइडिया? वाले का ज्यादा है। सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकता है क्या रीजन? हाँ बेटे मैं बता रहा हूँ, आपको कोई आइडिया नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई इशू। तो देखिए मतलब कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो एक्टिवेट होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए दो तरीके से। एक होता है प्रोटोनेशन बाय एसिडिक मीडियम, मतलब आपने अल्डिहाइड कीटोन में करा होगा कि हम कई जगह एसिडिक मीडियम लेते हैं, उससे क्या होता है ये प्रोटोनेट हो जाता है और कार्बन का प्लस चार्ज इंटेंसिफाई हो जाता है। दूसरी चीज होती है कि कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस में अल्कोहलिक सॉल्वेंट बहुत ज्यादा लिया जाता है जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है काफी केसेस में, और उसका रीजन होता है कि एच बॉन्डिंग भी जो बनाएगा, तो यहाँ पे एच बॉन्ड बनेगा तो ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज ज्यादा आएगा तो ये प्लस चार्ज इंटेंसिफाई होगा। तो मतलब दिस एच बॉन्डिंग, इंट्रा एच बॉन्डिंग एक्टिवेट्स, मतलब ये चिंदी नहीं है यार, चिपके हुए होंगे, मतलब इतनी घटिया रीजनिंग नहीं है भाई। इंट्राएज बॉन्डिंग एक्टिवेट्स serial bond O for addition of nucleophile by intensifying positive charge on carbon of CO और सिंपली बाय एक्टिवेटिंग फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसीलिए ऑर्थो जो होता है ज्यादा होता है, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस में अल्कोहलिक सॉल्वेंट ले लिया जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, बिकॉज अल्कोहल और कोई भी सॉल्वेंट जो प्रोटिक है वो कार्बोनिल के साथ अगर एच बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का प्लस चार्ज बढ़ेगा, तो मतलब लोअर्स एनर्जी ऑफ CO बाय ABMO, जो कि ल्यूमो होने वाला है। तो ल्यूमो की एनर्जी, ल्यूमो ऐसे होता है होमो ऐसे होता है, तो ल्यूमो की एनर्जी कम होगी तो एनर्जी गैप बिटवीन ल्यूमो होमो कम होगा और रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। तो एनीवेज, तो अब देखिए डेकन रिएक्शन में बहुत चीजें हैं। डेकन रिएक्शन पीएच बढ़ाने से इम्प्रूव होती है, बट पीएच 13.5 के बाद अगर चली जाए, मतलब एट पीएच ग्रेटर देन और इक्वल टू 13.5 नो रिएक्शन। तो अब ये मतलब यार मैं पूरा नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मतलब देखिए डेकन रिएक्शन में तो मैंने लगभग 1.5 घंटा एक 1.5 घंटा लिया है, तो मतलब सॉरी आई कैन नॉट डिवोट दैट मच। मैंने आपको बेसिक बता दिया, लेकिन जिससे कि आप खुद पढ़ लें कम से कम, तो पांडे ने नहीं पढ़ाया तो खुद पढ़ ले जाकर, है ना। कोई अच्छी किताब से पढ़िए, लेकिन घटिया किताब से मत पढ़िएगा। तो MnSO4, और देखिए मैं वापस से इनऑर्गेनिक की रिएक्शन पे आ रहा हूँ। तो ये वाली रिएक्शन बता रहा हूँ, देखिए भाई MnSO4 और Mn+2 सॉल्ट अगर ले तो H2O2 बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ये भी बेसिक मीडियम की रिएक्शन थी, दैट इज व्हाई आई मेंशन दिस। तो MnO2 ये डार्क ब्राउन, और अगर आप लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल चालू हो रहे हैं तो देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बेवकूफ बना दिया, मतलब कहाँ से ब्राउन है, तो ये ऑलमोस्ट ब्लैकिश दिखता है, बहुत डार्क ब्राउन बताया है। तो वही एनीवेज, रिएक्शन में लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, जल्दी से कॉपी करिए। बट यस, एक सेकंड सर। ओके बताइए बेटे। डन। Yes, sir, done. बस लास्ट रिएक्शन
थैंक यू। ठीक है भाई, ये हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट है। अभी भी रहेगा कोई? स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए सर भाई। डन। नहीं सर हो गया। जो बहुत स्लो लिख रहे हैं हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट है वो पॉइजन करते हैं ना, पॉइजनिंग उसमें क्या कहते हैं, रोजेस बन रहे इनहिबिटर्स हाँ इनहिबिटर्स हाँ, नेगेटिव कैट इनहिबिटर्स, या एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई मेंट टू। रेडिकल इनहिबिटर क्या होता है वैसे आपको पता है? ऐसे इनहिबिटर ज्यादा है। ऑर्गेनिक ठीक से पढ़िए जनता। चलिए देखिए भाई, MnSO4 H2O2 और NaOH, तो यहाँ पे बनता है MnO2 प्लस Na2SO4 और वाटर। ठीक है, ये हो गया। अब भाई H2O2 बेसिक मीडियम में डिसॉल्व्स ग्रीन और डर्टी ग्रीन रहते हैं। डर्टी ग्रीन तो मतलब ये पीपीटी ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और देखिए भाई CrOH होल थ्राइस ग्रीन पीपीटी, और भाई इसको NaOH और H2O2 से करेंगे तो बेटे यहाँ पे पहले येलो सोल्यूशन आता है। इस येलो सोल्यूशन में भाई अगर हम CO2 एसिडिफाई करें तो ये ऑरेंज रेड सोल्यूशन में चेंज हो जाता है। मैं रिएक्शन नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। इसमें अगर हम CO2H प्लस या CO2H2O लिख दीजिएगा, CO2H2O और H प्लस ऐसे लिखिए, या फिर इसमें मैं भाई लेड एसिटेट डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्रोम येलो पीपीटी बोलते हैं, ये आता है। और भाई बेरियम क्लोराइड डाल सकते हैं, येलो पीपीटी। दोनों जगह रेड। रिएक्शन तो नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, तो हम मेरे साथ साथ कर सकते हैं। चॉकलेट कलर्ड पीपीटी, कर दीजिए पहले ये, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे रिएक्शन लिखता हूँ। तो आपने वो CO2H2O और क्या लिखा है आपने? H प्लस। ओके सर थैंक यू। एक सेकंड सर। जब सबका हो तो बताइए बेटा। डन सर। Done so. अब भाई देखिए क्रोमियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन, कुछ भी ले लीजिए, KOH H2O2, तो K2CrO4, इसकी वजह से येलो का सोल्यूशन है H2O। ठीक है भाई, होता है। अब देखिए ये क्रोमेट जो होता है ये एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट बनता है, और बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट जो होता है वो क्रोमेट बनता है। मतलब ये येलो होता है, मतलब जो सोल्यूशन है, और ये ऑरेंज और ऑरेंज रेड सोल्यूशन। तो ये बात होगी। और अब देखिए K2CrO4 अगर लेड एसिटेट मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, PbCrO4
क्रोम येलो, और PbCrO4 PPT जो है, अगर इसको हम कॉन्क NaOH पे रखेंगे तो भाई PbO2 -2, मतलब मैं Na2PbO2 भी बना सकता था, एक ही बात है भाई। और लिख देता हूँ Na2PbO2 प्लस तुम्हारा ये CrO4 -2, और येलो एक्वस सोल्यूशन वापस आ गया। AgNO3 Ag2CrO4, ये हमारा ब्रिकेट PPT है। इसको अमोनिया एक्सेस में रखेंगे तो AgNH3 होल ट्वाइस प्लस और क्रोमेट आएगा, और ये हमने कॉम्प्लेक्स में भी करा था, Ag के PPTs डिसॉल्व हो जाते हैं अमोनिया में। इसको अगर हम KCN एक्सेस में रखें तो देखिए KAgCN2 और CrO4 -2, इसको अगर Na2S2O3 एक्सेस ले लें तो पहले Ag2S2O3 आता था, अगर आपको याद हो, तो Na3AgS2O3 twice and chromate. Let me know when you're done. सर अगर हम K2CrO4 की जगह Na2CrO4 लें तो कलर सेम रहेंगे? ओके सर। Done, sir. Yes, sir, done. Known means 1 minute. Done, sir. आई होप आज ही हो जाएगा। Done, sir. Done, sir. Done, sir, done. ये भाई लास्ट वाला जो है ना, मतलब जब आप देखिए लास्ट में रोक देगी, नहीं सर रुक जाइए, तो होने के बाद बताइए भी ना यार, मतलब बैठ गए चाय पीने, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। भाई AG तक बता दीजिए मैंने। प्रॉपर देखिए, अपने स्लो राइडिंग की वजह से आप लूज तो करेंगे ही, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मतलब मैं कहीं ना कहीं मुझे कुछ कट ऑफ करना ही पड़ेगा एंड में, अगर आप हमेशा स्लो लिखेंगे तो। मतलब कि ये जो बच्चे थोड़े फास्ट लिखते हैं, मतलब मैं वहाँ पे ज्यादा बता पाता हूँ। अभी तक मैंने ऐसा कोई कट ऑफ नहीं किया कुछ भी, बट अगर कंसिस्टेंट रहेंगे आप तो मैं भी, मतलब मुझे करना पड़ेगा यार, नो चॉइस। तो देखिए कॉपर के साथ ये आ गया, और फिर PaCl2 PaCrO4 येलो PBT, और फिर HgCl2 के साथ HgC, ये तो सिंपल प्रेसिपिटेशन है। अगर आप इसमें वेट करते हैं कि मैं जब कहूँगा यस लिखिए तब लिखना शुरू करेंगे, तो आप मतलब समझ जाइए, आप बहुत बड़े वाले हैं आप, साथ साथ लिखने की चीजें हैं, तो सिंपल प्रेसिपिटेशन। Done, sir. Done, sir. थैंक यू। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब भाई NaOH की बात पूछ रहा था तो मैं,
कुछ मैं बता देता हूँ। इसमें भाई अगर हमने KOH H2O2 लिया तो आया हमारे पास K2CrO4 और H प्लस किया येलो तो K2Cr27 ये ऑरेंज और ऑरेंज रेड तो भाई यहाँ पे अगर हम NaOH ले लें तो Na2CrO4 ऑफ कोर्स H प्लस कर दें तो Na2Cr2 सब आ जाएगा। अब इसमें मैंने लिखा क्यों है ये, मतलब सिर्फ इस बात की इसने लिखा जिसने पूछा था। इसमें ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि Na2Cr2O7 और K2Cr27 इसको यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है मतलब कि लैब में कोई हम स्टैंडर्ड रिएजेंट लेते हैं इसको टाइट्रेशंस में यूज करा जाए, बट दिस इज नॉट यूज्ड एज, मतलब अब मैंने जैसे क्रॉस डाल दिया तो नॉट हटाया तो है ना, तो आई होप ये तो है ना कि ये कोई ना मुझे कि सर ये क्रॉस मतलब ये नहीं है क्या, हाँ भाई ये नहीं है, तो ऐसा क्यों, तो बताएगा भाई सो। नहीं आइडिया, ये बेसिक एनसीईआरटी का पॉइंट है, कुछ मुश्किल नहीं है। नो ठीक है, तो देखिए पोलराइजिंग पावर अगर हम देखें पोलराइजिंग पावर पी बार ऐसे लिखा है। भाई ये Na प्लस का K प्लस से ज्यादा होता है और इसीलिए Na2Cr27 मतलब ये ज्यादा है तो भाई स्ट्रॉन्गर आयन आयन डाइपोल अट्रैक्शन विद वाटर H2O, तो Na2Cr27 जो होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, भाई अब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, तो इसीलिए इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं ले सकते क्योंकि इसका खुद का कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगा वाटर अब्जॉर्ब करने की वजह से। प्राइमरी स्टैंडर्ड हम वो लेते हैं जिसका कंसंट्रेशन खुद चेंज ना होता है। जनता जल्दी Done, sir. Done, sir. So what exactly do we mean by primary standard? बेटा लैब का स्टैंडर्ड रिएजेंट। Okay, sir. और ये क्या बता दो, बस ठीक है। H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने काफी रिएक्शन पढ़ ली है। ये अब देखते हैं H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है, रिएक्शन विद MnO4 minus H plus and डाइक्रोमेट। अब देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको KMnO4 और H2SO4 में क्या रिएक्शन होती है ये बता रहा हूँ। शायद पहले कहीं बताया कि शायद बताया भी हो पहले, मुझे लगता है, और नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ। देखिए कैसे रिएक्शन होती है KMnO4 H2SO4, तो K2SO4 ले लीजिए या KHSO4 ले लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हीट करते हैं तो एनीवेज KHSO4 K2SO4 में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया, और कॉमन सेंस HMnO4 लॉजिक पर मैंगनिक एसिड पर्पल कलर का होता है, और फिर HMnO4 जो होगा भाई कॉन्क H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, भाई भाई ये जो होगा Mn2O7 इसको डिहाइड्रेट करता है। ब्लैक कलर्ड ऑयली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, और भाई
ज्यादातर जो देखिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स होते हैं काफी, वो वही डिकम्पोज होते हैं, मतलब इट एक्सप्लोड्स टू गिव लो ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स, MnO प्लस O2, ये बेसिक है। MnO और H2SO4 में रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन, MnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, KMnO4 प्लस H2SO4 की K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और O2 इवॉल्व होता है। अब मैंने H2O2 के साथ बताऊंगा, मैं पहले मैं KMnO4 K2Cr2O7 का रिएक्शन सिर्फ H2 मतलब ये H2O2 के साथ ही, पहले सिर्फ H2SO4 के साथ बताऊंगा, देन H2O2 के साथ आएंगे। जल्दी से कॉपी करिए। Noted, sir. हम्म 30 seconds. अब देखिए K2Cr2O7 और H2SO4 तो सिमिलर, मतलब K2SO4 प्लस H2Cr2O7 H2Cr2O7 को सिमिलर एकदम लॉन्ग H2SO4 भी एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट CrO3 और ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज रेड, और CrO3 फिर वही है एक्सप्लोड्स Cr2O3 प्लस O2, ये बेसिक है। तो Cr2O3 प्लस H2SO4 Cr2SO4 होल साइज प्लस H2O और ये ग्रीन सोल्यूशन आ जाएगा। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल साइज प्लस H2O और O2, ये लिखिए। I'm just coming in a minute. Done, sir. So जनता why are Mn2O7 and CrO3 unstable? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स होते हैं, उनको हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं। और Mn2O7 का मतलब ये है कि बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड है, मतलब कोई खास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। Okay, sir. भाई ये नहीं हुआ क्या अभी तक? होगा ये ऐसा। होगी। Noted. अरे बाप, अब देखिए भाई रिएक्शन ऑफ
एंड H2O2। तो अब देखिए क्या होता है, H2SO4 वैसे रिएक्शन होती है, K2SO4 प्लस H2Cr2O7, H2Cr2O7 कॉन्क H2SO4 CrO3 और H2O। और अब देखिए CrO3 जो होता है वो H2O2 के साथ बनाता है भाई CrO5 ब्लू कलर्ड अनस्टेबल कंपाउंड। और CrO5 शायद सुना भी हो भाई, ये इसका ऐसा बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और भाई अब देखिए CrO5 के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात भाई, पहले तो यही ब्लू कलर अनस्टेबल भाई, प्रॉक्सी दो लिंकेज है, एंगल स्ट्रेन भी है, और बट ये इट इज स्टेबल इन ईथरल सॉल्वेंट। मतलब जैसे आपने ग्रिग्नार्ड में देखा होगा, ग्रिग्नार्ड जो होता है ईथर से स्टेबलाइज होता है लोन पेयर, वैसे ही क्रोमियम को लोन पेयर से मतलब ये स्टेबलाइज कर रहा होगा। बट एक्वस सोल्यूशन में ये डिकम्पोज हो जाता है भाई Cr2O3 और H2O भाई, एक्वस सोल्यूशन में डिकम्पोजेस टू गिव दिस। तो अब देखिए मतलब इस रिएक्शन पे फिर मैं वापस आता हूँ। तो K2Cr2O7 और H2SO4 और H2O2, इसमें अगर कई बार दिया होता है ईथरल सॉल्वेंट, अगर ईथरल सॉल्वेंट दिया है या ईथर ही लिखा हो, डाइथाइल ईथर या THF इस तरह का हो, तो भाई हम क्या करेंगे, K2SO4 प्लस CrO5 और H2O। और अगर एक्वस हो तो मतलब भाई मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, मतलब थोड़ी जगह कम है। तो एक्वस में क्या होगा, Cr2O3 बनेगा और उससे Cr2SO4 होल राइट, समझ रहे हैं? So can you tell which solvent is that stable in which solvent? बेटा ये लिखा है, देखिए, कैन यू रीड दिस? Sir, is that ethanol? बेटा मैंने कई बार बोला, आप सुन नहीं पाते क्या? मतलब आप यू आर एबल टू हियर? आई टोल्ड सेवरल टाइम ईथरल, ईथर मतलब की बात भी आई। आई होप दिस वर्ड रिंग्स अ बेल इन योर माइंड। Yes, sir. Sorry, sir. ओके, नॉट एन इशू। Noted, sir. हाँ भाई, जनता जनार्दन। Noted. तो स्पीड ब्रेकर तो आई है। Done. डन सर। तो देखिए K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O2, अगर कुछ नहीं दिया तो एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब है ना, तो कुछ नहीं दिया तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल राइट्स प्लस H2O और O2 इवॉल्व हो। ठीक है, तो ये था इसके साथ। और भाई देन रिएक्शन विद KMnO4 H2SO4 H2O2 की है ना। तो भाई इसमें कोई इंटरमीडिएट नोन नहीं है, तो इसमें तो सिंपल सीधा साधा रिएक्शन वैसे ही भाई H2O2 K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और O2 इवॉल्व होगा। ठीक है, और भाई बच्चों एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, बहुत काफी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद Pb3O4। और अगर आपको याद हो, ये रेड होता था एंड इसमें बताया था कलर ड्यू टू
MMCT बताया था, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो भाई ये जो होता है मतलब ये बेसिकली क्या होता है, 2 PbO डॉट PbO2, ठीक है। और अब देखिए अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, बताई भी है मैंने, कैटायन का पोलराइजिंग पावर बढ़ता है तो ऑक्साइड की बेसिसिटी कम होती है। तो दिस इज वेरी बेसिक, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब वो काफी कम बेसिक है ऐसे समझ सकते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट होता है। क्यों मैंने पूछा कि देखिए रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, इसका रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ, कोई रट्टा नहीं मारना है, सिंपल सी बात है, PbO सॉल्ट बना देगा, PbNO3 होल ट्वाइस, भाई एसिड बेस रिएक्शन, और PbO2 सॉल्ट नहीं बनाएगा, प्लस H2O, और ये भाई ये भी बहुत डार्क ब्राउन और ऑलमोस्ट ब्लैक। तो भाई ये पहले लिख लीजिए, फिर मैं H2O के साथ बताता हूँ, पहले मैंने HNO3 के साथ बताया। सर PbO ज्यादा बेसिक होगा, इसका अपना रीजन क्या है? पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। डन सर। हम्म So K2Cr2O7 का रिएक्शन इन इथेरियल सॉल्यूशन, उसमें भी O2 तो इवॉल्व होगा ही ना? नहीं बेटा नहीं होगा, नहीं लिखा तो इसका तो नहीं होगा, ओके सर। CR5 डिकम्पोज ही नहीं हुआ, कहाँ से आएगा। ओके सर। तो ये हुआ, और अब हम अच्छा Pb3O4 की कर रहे हैं ना, तो Pb3O4 प्लस डाइल्यूट HNO3 प्लस H2O2, तो लेड नाइट, मतलब ये PbO2 भी PbO में आएगा, PbO एसिड बेस रिएक्शन दे देगा, ये H2O प्लस O2 इवॉल्व होगा, ठीक है। ऐसे ही भाई विद हैलोजेंस, और ये वही कलर्ड होता है, और ये कलरलेस, ठीक है। और ये कलर्ड के लिए रीजन भी बता रखा है आपको, भाई सिग्मा BMO से सिग्मा ABMO, मतलब स्टार डाल दिया तो लिखने की जरूरत नहीं थी भाई, एक्साइटेशन, तो जैसे जैसे नीचे आते हैं तो कम हो जाता है एनर्जी गैप, कलर जो है वॉयलेट की तरफ आता है। तो भाई हैलोजेंस की बात कर ली, ऐसे ही विद हाइपोहेलस एसिड और HOCl H2O2, सिंपल रिएक्शन से HCl प्लस O2 आता है, ऐसे ही विद ओजोन, तो H2O2 प्लस ओजोन H2O प्लस O2, ठीक है। सर आपने सिग्मा BMO सिग्मा स्टार ABMO वाला पॉइंट एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? भाई एनर्जी गैप ना नीचे आते हैं तो कम हो जाता है, आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एनर्जी गैप, एक्साइटेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो एब्जॉर्ब कलर रेड की तरफ जाता है, तो अपीयरिंग कलर वॉयलेट की तरफ ड्रिफ्ट होता है, ऐसा। और ओके सर। भाई लोगों को जल्दी 1-2 मिनट है, डन डन सर। सर। सर चलो ठीक है यार, मतलब 9:30 हो ही गया। तो अभी H2O2 में थोड़े से रिएक्शंस और हैं वैसे, डिटेक्शन ऑफ H2O2 भी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम S ब्लॉक शुरू करेंगे। और कोऑर्डिनेशन का क्या हाल है भाई, बुकलेट सॉल्व कर दी पूरी? यस सर, ये 2-3 डाउट्स थे। यस सर। वो तो डाउट्स तो हम डाउट लेक्चर रखते हैं, मतलब सर मैं इस वीक डाउट लेक्चर नहीं। इस वीक में
डाउट लेक्चर नहीं है सर। सर हाँ बेटे नहीं सर है। आपने तो आज मेरी बात सुनो पहले पूरी, ठीक है। हम डाउट लेक्चर रख सकते हैं सैटरडे को, क्या कहते हो? सैटरडे को तो होगा? फ्राइडे को सिर्फ 6:30 तो कल to रख सकते हो 8:30 प्लीज। क्लास है। कल बेटे मैं बॉम्बे में नहीं हूँ, मतलब, और मैं कहीं किसी मैरिज में बिजी रहूंगा किसी की फैमिली का। ओके सर। तो ओके फ्राइडे सर सैटरडे को तो हो आज रखें क्या शाम को, बताओ? आज रख लो सर। हैं? यस सर। सर ओके आज सर। मतलब ऐसा कुछ करते हैं अपन 7:45 to 8:15, सॉरी 8:15 कह रहा हूँ, 9:15 ऐसा कुछ रख देते हैं, 1.5 घंटे का, है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो So we'll तुम्हारा भी keep it little early, थोड़ा like 6 o'clock का around. अर्ली नहीं हो पाएगा, मतलब, है ना? Okay. सॉरी, है ना? तो फ्लैगशिप का भी मैं यही टाइम रखूंगा, तो मैं सभी के डाउट्स ले लूंगा। तो बेटे देखिए, कोऑर्डिनेशन में अंकित अग्रवाल करा कि नहीं? 11 सर। करा है सॉल्व। तो बेटे जो भी पूछना है किसी भी सोर्स का, आपने कुछ भी सॉल्व किया, वी के जायसवाल हो, पी के जायसवाल हो, सी के जायसवाल हो, जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 7:45 डाउट लेक्चर रखते हैं, और मतलब ओके 8 भी हो सकता है, मतलब मैं थोड़ा देखूंगा अपना इवनिंग का शेड्यूल क्या है, तो मैं थोड़ा सा लेट की तरफ ही जाऊंगा। 8:15 से आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मतलब उससे ज्यादा ना आपको डिनर आराम से टाइम पे कर देंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। सर वो कोऑर्डिनेशन का डाउट आप एक्सप्लेन करने वाले थे। अबे तो डाउट लेक्चर रख दिया ना भाई, ये तेरे लिए तो रखा है यार, क्या बात कर रहा है? अच्छा हैं? ठीक है सर, के लिए रखा है देवेश, तेरे लिए भाई। थैंक यू चल, सर। ओके बेटे, ओके, बाय बाय।